नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ आज के मेहमान हैं प्रशांत किशोर जी। देखिए, प्रशांत किशोर जी की पहचान तो देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में है, लेकिन आज वे बिहार के भविष्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और वे बिहार का भविष्य बनना चाहते हैं। तो हमारी चर्चा होगी। प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन हमारे हाथ में भारत का संविधान है जी, मुझे लगता है इसे एक बार आप भी स्पष्ट कर दें। बिल्कुल। क्योंकि इस साक्षात्कार में ऐसे कई सवाल आएंगे जो आपको असहज कर सकते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो बातचीत हो, क्योंकि भारत के संविधान को आप भी मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसके जो दायरे हैं उसके बाहर तो आपकी राजनीति नहीं जा रही है और रीति नीति जो है आपकी संविधान के अनुरूप ही है। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि जनसुराज एक आंदोलन आपने चलाया, आपने पदयात्रा की, आपने अभियान किया, जनसंपर्क किया। 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी बन जाएगी और यह पॉलिटिकल पार्टी होगी। चुनाव जब कभी संभव होगा विधानसभा का, चाहे नियत समय पर हो या पहले हो, इसके लिए आप तैयार बैठे हैं कि 243 में 243 लड़ेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। तो चुनावी रणनीतिकार तो आप रहे नहीं, आपने पहले ही कह दिया था कि अब रणनीतिकार का काम मैं नहीं करता। तो अब तो आप जनसुराज के सुप्रीमो कहे जाएंगे और बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री माने जाएंगे। नहीं, आपने 2 बातें जो कही, पहली बात तो मैंने कोई आंदोलन नहीं किया है जी, क्योंकि आंदोलनों में मेरा कोई यकीन ही नहीं है। आंदोलनों में यकीन नहीं जी। और मैं ये बात गांव-गांव भी कहता रहा हूं। लोग अभियान को आंदोलन से कंफ्यूज कर लेते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास को आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता के विकास में कोई बहुत बड़ी फायदा कभी नहीं हुआ। आंदोलन जो है वो एक तेज हथियार के जैसा है, जिससे कि आप किसी को सत्ता से हटा सकते हैं, जैसे जेपी ने सल्तनत को पलट सकते हैं, जैसे जेपी ने हटाया। मैं पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। लेकिन समाज को बनाने की जो प्रक्रिया है, वो सृजन का जो काल है, वो धीमे चलने वाला काल है। आपके पास बहुत तेज हथियार है, उससे आप पेड़ को 1 मिनट में काट सकते हैं, बड़े से बड़े पेड़ को। बिल्कुल। लेकिन कितना भी तेज हथियार हो, उससे पौधे को आप वृक्ष नहीं बना सकते हैं 1 दिन में। तो जनसुराज अभियान जो है ये आंदोलन नहीं है। इसमें हमने कभी धरना नहीं किया 2 बरस में, किसी के खिलाफ जाकर घेराव नहीं किया, पथराव नहीं किया, जेल भरो आंदोलन नहीं किया, किसी को हटाने की बात नहीं की। हमने जाकर समाज को ये बताया कि आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस परेशानी में जी रहे हो, इसके लिए कोई एक व्यक्ति, एक दल, एक जाति विशेष जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले 30, 40, 50 सालों में एक से एक विद्वान, एक से एक अच्छे लोग आए, जिनको आपने अपने समझ से समझ परख कर चुना। सब लोग गलत हो ऐसी बात तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो आपको हमको समझ में नहीं आ रही कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो नेताओं को वोट देते हैं, नेता लोग काम नहीं करता है। जबकि मैं तथ्यों से, आंकड़ों से लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई, आपने जब जिस किसी नेता को भी वोट दिया, जिस कारण के लिए वोट दिया, वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिला है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम लोग बहुत ज्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि वोट किसको दिया जाए। लोकतंत्र को अगर गहराई से समझा जाए तो जरूरी यह है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए। अब मैं इसको गांव-गांव में जो 2 मिनट लूंगा, जो मैं बता रहा हूं लोगों को, मैं जाता हूं सबसे पहले 5,500 गांव में जो गए, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैं लोगों से हाथ उठवाकर पूछता हूं कि ये बताइए कि आपके क्षेत्र की सारी समस्या आपने बताई, ये बताइए कि आपके गांव में और कुछ हो या नहीं हो, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल। 100% लोग हाथ उठाकर बोलते हैं कि बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, तो एकदम ऑब्वियस है। अब उसमें चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, हर आदमी ये कहता है। बिल्कुल। फिर मेरा दूसरा सवाल होता है इस अभियान में कि आप अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बताइए कि आप में से किस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया है। और ज्ञानेश्वर जी, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सारी ये वार्ता जो मेरी 5,500 गांव में ऑनलाइन है, आप देख लीजिए, आज तक
एक भी आदमी ने ये नहीं कहा, इतनी चेतना लोगों में बाकी जी है, बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा कि हमने पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया। फिर लोगों का सवाल होता है कि भाई मान लीजिए भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, तो हम लोग वोट किसको दें? जी ये तो संभव है कि हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दें, नेता काम ना करें। तो उनको मैं 2 मिनट में ये समझाता हूं कि नहीं, आपने जब भी जिस कालखंड में जिसको वोट दिया जिस काम के लिए, वो चीज तो आपका हो गया। जी आपने मोदी जी को 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है, लोग कहते हैं हाँ भैया मिल रहा है। बिल्कुल। आपने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, तो आपके गांव में नाली गली सड़क बिजली, आपके गांव में नाली गली अस्पताल स्कूल फैक्ट्री बने ना बने, अयोध्या में मंदिर तो बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, सिलेंडर तो घर घर बट गया। आपने वोट दिया लालू जी को कि लालू जी ने गरीब को वंचित को आवाज दिया, तो और कुछ हो या न हो, लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, जंगल राज उसको कहा गया, लेकिन गरीब को वंचित को आवाज तो जरूर मिला। जी आपने वोट दिया नीतीश कुमार को कि हमको सड़क और बिजली चाहिए, तो नीतीश जी के राज की कितनी भी शिकायत हो, गांव गांव में बताइए घर घर बिजली आया है कि नहीं? लोग मानते हैं आया है। तो आपने वोट दिया ये सुनकर कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा विकास किया है और बिहार में भी हम ऐसा विकास चाहते हैं। आप जाति धर्म से उठ के मोदी को वोट किए, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है और बिहार के जो बच्चे पहले पंजाब हरियाणा जाते थे अब गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। ये मैं दिखाता हूं उनको कि जिस बात के लिए भी तुमने वोट दिया, चाहे लालू जी को दिया या नीतीश को दिया या मोदी को दिया, जिस चीज के लिए तुमने वोट दिया वो चीज तुमको थोड़ा कम या ज्यादा मिला। बिल्कुल। लेकिन तुमने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि आपने कभी किसी को पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। नहीं वो बात तो मैं अब उनको बता रहा हूं कि भाई अगली बार वोट चाहे जिसको भी दे दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार को मुद्दा बनाओ, उसी को वोट दो। अपनी जात वाले को वोट देना है उसी को दो, क्योंकि यहाँ सवाल तो वही होता है, जात कैसे तोड़िएगा। हम मन से कह रहे हैं अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन अगर अपने जात वाले को दूध देते हो बेचते हो तो दूध 50 रुपए का है तो 50 रुपए की कीमत लेते हो, मिठाई बेचते हो मिठाई की कीमत लेते हो। तो जब 50 रुपए का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं दे रहे हो, तो लाखों रुपया का अपना वोट अपने जात वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे हो? बिल्कुल, जात वाले को दो अगर वही तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन कम से कम अपनी वोट की कीमत तो मांगो, उसके लिए उसे तो सुन लो, पढ़ाई और रोजगार तो मांग लो। और यही इस अभियान की ताकत है। ये जब मैं बात बोलता हूं तब इसमें कहीं स्कोप बचा नहीं, क्योंकि मैंने किसी की शिकायत की नहीं। जिसने जो किया उसके लिए उसके सम्मान और लोगों से कहा भाई हाँ भाई इस आदमी ने काम किया है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि नहीं, हम लोगों से गलती ये हुई है कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो इस बार वोट, और एक बार नहीं, हम हर भाषण में कम से कम 5 बार ये कहते हैं कि वोट जिसको देना है दो। जन स्वराज अभियान सिर्फ एक ही संकल्प दिला रहा है कि वोट आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। नहीं वो ठीक है प्रशांत जी, देखिए मैं आपकी बात से सहमत भी होता हूं और मैं पिछले 1 दशक से कहता आ रहा हूं कि बिहार जो है वह बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है। और आपने भी पदयात्रा में यह बात कही और यह बात बहुत पॉपुलर भी हुई और वायरल भी होता रहता है कि बिहार में 2 ही तरीके के लोग हैं, अमीर का बच्चा पढ़ने जाएगा और गरीब का बच्चा कमाने जाएगा, फिर यहां बूढ़े लोग ही रह जाएंगे। लेकिन जाति का दलदल तो है ही बिहार में, और जाति के दलदल से कैसे निकलेंगे। और फिर देखिए नीतीश कुमार, अब तो बीजेपी ने भी मान लिया कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा या पहले हो, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इससे अच्छी बात तो जनसुराज के लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, कि नीतीश कुमार चेहरा बने रहे। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ही तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आज जमीन पर है। अच्छा, सरकार में के मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार अगर चेहरा बने रहते हैं तो वो, मुझे लगता है कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। कुछ लोगों का ये दावा होगा नहीं लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, तो लोकसभा में वोट न नीतीश को पड़ा ना लालू जी को पड़ा, वोट सिर्फ मोदी को पड़ा और लालू को के खिलाफ पड़ा। जो नीतीश जी को वोट मिला, जो 12 लोग उनके जीते हैं, वो जदयू को वोट नहीं है। जदयू को वोट नहीं है, वो लालू जी के खिलाफ का अच्छा वोट है। वो आप भी यहाँ राजनीति कवर करते हैं
जो यहाँ पर जमीनी हकीकत है कि चाहे वो आदमी जितना भी नाराज हो, एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी हालत में लालू जी को वोट नहीं दे सकता है जी। उसी तरह एक वर्ग ऐसा है मुसलमानों का जो कितना भी लालू जी से नाराज हो, वो भाजपा एनडीए को वोट नहीं दे सकता। बिल्कुल। उसका परिणाम है जो लोकसभा में आपने देखा। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए जी। तो ये समीकरण पूरी तरीके से साफ हो ना हो, लेकिन चरमरा तो जरूर जाएंगे, जिसका उदाहरण आपने रुपौली में देखा जी कि जातीय समीकरण बीमा भारती जिस समाज की से आती है, लोग बताते हैं कि उस विधानसभा में 40-45 हजार तो सिर्फ उनके बिल्कुल गंगोता जाति के वोट है। यादव समाज वहां 15 हजार है, 45 हजार मुसलमान है जी। उस मुताबिक से कम 1,10,000 वोटर तो आरजेडी के हुए। बिल्कुल। उनको वोट आया 32 हजार और तीसरे नंबर पे रहे। नीतीश कुमार जी और एनडीए की जो बात है, आप लोग बताते हैं सब लोग की पूरा अति पिछड़ा इन्हीं का है, इन्हीं पर सबका प्रभाव है, तो वहां पर अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 90,000 है। वो पूरा क्षेत्र ही अति पिछड़े का है। धानुक है, केवर्त है, तमाम जातियां। उनके कलाधर मंडल हार गए। जीता कौन? शंकर सिंह। वो आदमी जीता जो कभी जीवन में नहीं जीता था, वो पहले चुनाव लड़ता रहा। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी छवि का आदमी है, नहीं, इसलिए जीता क्योंकि लोगों ने एक तरीके से धीरे धीरे मन बना लिया है कि कोई किसी को देंगे, इन दोनों को नहीं देंगे, इन दोनों को नहीं। और इस बात को ये तो पूर्णिया लोकसभा में भी दिखाई पड़ा जी। और आप लोकसभा में थोड़ा कम दिखाई पड़ा। नहीं, पूर्णिया लोकसभा में दिखा। मैं जनरल बात कर रहा हूं। बिहार के नजरिए से जब वोट होगा तो धीरे धीरे, मेरा जो अपना अनुभव 2 साल में मैंने देखा कि चाहे आप राजद के वोटर हैं, जदयू के वोटर हैं या भाजपा के वोटर हैं, 2/3 वोटर यहां पर ये मानता है कि बिहार में एक बेहतर विकल्प होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल। कौन होना चाहिए इस पर विवाद हो सकता है। इस पर ही तो जिच है। नहीं, वो ठीक है जी, लेकिन इतना तो मानिए, आप भी मानेंगे कि समाज में 2/3 से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, नया विकल्प आए। अब जब लोग बदलाव के लिए तैयार हैं तो जो सबसे बेहतर विश्वसनीय व्यक्ति फॉर्मेशन दिखेगा, संभावना यही है कि लोग उस तरफ जाएंगे। नहीं, आप कह रहे थे प्रशांत जी कि देखिए यदि नीतीश कुमार चेहरा होते हैं तो एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी होंगे, तो क्या नीतीश कुमार मिट जाएंगे? एनडीए बिहार में खत्म हो जाएगा? नहीं, आप लोकसभा एनडीए एक सेकंड में खत्म कर लूं। लोकसभा चुनाव के पहले भी आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि नीतीश कुमार को 5 सीटें नहीं मिलेंगी। आपने सुना नहीं क्या? जी। लोकसभा चुनाव के समय नहीं, जो बयान दिया उसको निकलवाइए। मैंने कहा था कि महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा, और भाजपा के साथ लड़े तो उसकी कोई बात नहीं। और उस बयान की वजह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खलबली हो गई। उस वजह से भी है कि भाई प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं तो थोड़ा तो सीरियसली लेना है। और आपको मालूम है अंदर में कि ज्यादातर उनके जो सांसद थे, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो उनका दबाव था कि भैया महागठबंधन के साथ तो मैं तो जो कह रहा था वही हुआ जी। मैं अब ये कह रहा हूं कि अगली लड़ाई जो यहाँ पर है, एनडीए कमजोर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन नीतीश कुमार का वो करिश्मा नहीं है, वो राजनीतिक पकड़ नहीं है। हमने नीतीश कुमार को 2015 में चुनाव लड़ाया, बिल्कुल, और उनके संगठन की ताकत, उनके ब्रांड की ताकत, उसको देखा है, उसकी कमियों को, उसकी खामियों को। 15 तक के चुनाव में नीतीश बाबू के लिए लोग जो उनको वोट नहीं देता था, जो शिकायत भी करता था, वो कहता था ना भैया आदमी काम तो किया है, लेकिन अब हमको मोदी चाहिए जी, इससे बेहतर चाहिए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपशब्द अगर किसी नेता के लिए गांव समाज में बोला जा रहा है तो वो नीतीश कुमार है। नहीं, मैं वो मानता हूं प्रशांत जी। जब आप मान रहे हैं तो जब चुनाव होगा तो उसका देखिए, मैं वो मानता हूं जब और नहीं, मैं उसमें पूरा कर दूं तो उनकी ताकत क्या थी? नीतीश कुमार का ब्रांड, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, ये आप भी मान रहे हैं कि वो चीज बहुत नीचे आई है जी। संगठन जदयू की ताकत कभी थी ही नहीं जी, जदयू कभी संगठन वाला पार्टी रही नहीं जी। तीसरा, उनके पास जिसको व्यवस्था कहते हैं चुनाव लड़ने की, वो कभी रही नहीं है। तो ना आपके पास चेहरा है, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था मतलब मालजाल की बात कर रहे हैं? नहीं, मालजाल तो सत्ता में है, बहुत मालजाल है। व्यवस्था मतलब मालजाल से आदमी चुनाव नहीं जीतता। चीजों को एकत्रित करके अपने समर्थकों से वोट करा लेना, बिल्कुल, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप तो इतने दिन से राजनीतिक पत्रकार हैं, भाजपा जैसे बड़े दल में
जहां इतने बड़े संगठन का दावा किया जाता है, वहां पर भी जी हर बूथ पर आदमी आ जाए, मोबिलाइजर आ जाए, अपने समर्थकों को आप घर से निकाल ले, ये साधारण बात नहीं है। तो जदयू इन तीनों ही पहलू पर विश्वसनीयता नेता की कम हुई है। सरकार और सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर कोई उत्साह नहीं है, बल्कि ज़्यादातर वर्गों में निराशा है। संगठन आपके पास कभी मजबूत रहा नहीं है। जदयू के कार्यकर्ता का जो कंधा है वो झुका हुआ है, उसको भविष्य नहीं दिख रहा है। और चौथा, आपके पास वो व्यवस्था, मैनेजमेंट नहीं है कि जो कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट है भी उसको कन्वर्ट कर ले। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आप क्या सोचते हैं प्रशांत जी? आप तो उनके करीब भी रहे हैं 2015 में, और आज जो बदलाव आप देख रहे हैं, और देखिए जब बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, आज बिहार की सरकार को चला कौन रहा है? देखिए, मैं नीतीश जी पर बहुत कई बार तल्ख टिप्पणी भी करता हूँ, लेकिन वो तल्ख टिप्पणी मेरी उनके कार्यशैली को लेकर हो सकती है, उनके कार्यों को लेकर हो सकती है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल। व्यक्तिगत उनके स्वास्थ्य को लेकर मेरी शुभकामना है जी, भगवान से प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। लेकिन जो दिख रहा है, जैसे नीतीश कुमार के बारे में ये क्यों अफवाह क्यों चल रहा है जी, ये क्यों चर्चा चल रही है? नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो उलूल जलूल कभी नहीं बोलते हैं। बहुत जो बोलते हैं लोग बताते हैं बड़ा सोच समझ कर बोलने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अगर नाप तोल के बोलना, ये उनकी पहचान रही है। वैसा व्यक्ति जब रैंडमली कुछ बातें बोल दे तो लोगों को स्वाभाविक है कि भाई ऐसा, क्योंकि ये उनके स्वभाव के विपरीत है, तो उसको लेकर लोगों में ये चर्चा। तो आपको लगता है कि आज जो बिहार में सरकार है वो नीतीश कुमार चला रहे हैं या कोई और चला रहा है? बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। तो सबको पता है, आप तो ऐसे आश्चर्य से बता रहे जैसे आपको नहीं पता। नीतीश कुमार जी थोड़े उम्र का भी असर है, और उनके इर्द गिर्द जो व्यवस्था होनी चाहिए इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए, इतनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए, वो व्यवस्था उनके इर्द गिर्द है नहीं। बिल्कुल। और वो लोग उनके इर्द गिर्द हैं जो जान समझ चुके हैं कि अब ये अंतिम दौर इनका राजनीति का चल रहा है, तो जितना फायदा इससे उठाना है, जिस तरह, मतलब उनके करीब जितने लोग हैं सिर्फ फायदा उठाने में लगे हैं। देखिए, मैं आया था नीतीश कुमार के पास 15 में जी। नीतीश कुमार ने आपको इतना तो जानकारी होगा कि हमसे ज्यादा तो उस समय कोई पावरफुल नहीं था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे लगता कि नीतीश कुमार जी का अभी अब निकट समय आ गया है, तो मैं क्या कहता कि भाई जल्दी से इसको समेटो, अपना इसका कंट्रोल बनाओ। लेकिन हमने उस समय उसको छोड़कर हम चले गए बाहर। क्यों? हम कह रहे सर आप बिहार में देख ही रहे हैं, मैं तब तक जाकर दूसरा काम करके आता हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज जब उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो सही है गलत है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनको ये दिख रहा है कि अब ये जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा है। तो जब जहाज डूबने लगता है तो ये जितने चूहे हैं ये अपना अपना समेट कर भागना चाहते हैं। अच्छा, ये चूहे हैं? चूहे तो हैं ही, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द शेरों को नहीं इकट्ठा रखा नहीं है, ये उनका स्वभाव भी रहा है। अपने इर्द गिर्द मजबूत लोगों को नीतीश कुमार, ये भी उनके राजनीतिक शैली का हिस्सा रहा है। सही है गलत है उनके लिए तो सही रहा है। आज 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो इतिहास अलग तरीके से उसका आकलन करेगा। लेकिन कुछ नेता होते हैं जो अपने नीचे बड़े मजबूत लोगों को खड़ा करते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने इर्द गिर्द के सिस्टम को इतना कमजोर रखते हैं कि वही नेता बने रहे। दोनों के अपने फायदे और नुकसान। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि ठीक है आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप मतलब आप मान रहे हैं। हाँ, नहीं आप भी मान रहे हैं, पूरा बिहार मान रहा है। तो नीतीश जी का जो परफॉर्मेंस होगा 2025 के चुनाव में, या उसके पहले चुनाव हो जाए, तो 2020 में ये 43 सीट पर आए थे, और उनके मन में बड़ी टीस होती है कि मैं नंबर 3 की पार्टी हो गया। 43 ले पाएंगे? 43 से अधिक जाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैंने कल भी कहा है जी कि नीतीश कुमार, चाहे मैंने पिछली बार कहा था, अगर इसको ध्यान रखिए, पिछली बार मैंने कहा अगर महागठबंधन में लड़े, इस बार मैं कह रहा हूं चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े, अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के जदयू को 20 से ज्यादा सीट लाना करीब करीब असंभव है। 20 से अधिक सीटें नहीं आएगी। चलिए, तो नीतीश कुमार को 20 से अधिक सीटें नहीं आ रही है, एनडीए सत्ता से दूर जाएगी, तेजस्वी यादव नहीं, ऐसा है जी। एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार तो 100 सीट लड़ेंगे जी, बहुत होगा 105 110 लड़ेंगे। क्योंकि जब पिछली बार उनके पास 72 विधायक थे तो 110 पर समझौता उन्होंने कर लिया।
तो आज जब 42 है तो उनको 150 सीट तो मिलने से रहा नहीं, प्लस उसमें मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा सब भी हैं, सीट टोटल 243 ही है। तो मैं नहीं देखता हूं कि जदयू 100, 105, 110 से ज्यादा सीट लड़े, 110 भी शायद ना लड़ पाए जी। और वैसी परिस्थिति में 20 से ज्यादा सीट जीतना जदयू को अपने सिंबल पर मुश्किल है। चलिए, तो देखिए, ये तो नीतीश कुमार की बात हुई। अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं, क्योंकि आपको विकल्प होना है नीतीश और तेजस्वी दोनों का ना, नहीं, ये आपका मतलब ये लोगों का भ्रम है जी जनता ने इन दोनों फॉर्मेशन से किनारा करना है जी। अब हमको या जन स्वराज की चुनौती यह है कि वो जनता के सामने वो विश्वसनीय विकल्प बने जी। ऐसा नहीं है कि नीतीश अच्छे हैं कि जन स्वराज अच्छा है। लोगों को ये मालूम है कि भैया एनडीए और ये तेजस्वी से तो नहीं होगा। लोगों को ये सवाल जरूर हो सकता है, शक हो सकता है और जायज बात है कि क्या वो विकल्प जन स्वराज है जी। यहाँ ठीक है जी। लेकिन नीतीश या तेजस्वी अच्छे हैं और इनसे कोई बहुत बढ़िया चाहिए ऐसी बात नहीं। लोगों को मालूम है दोनों खत्म है जी, दोनों खत्म है भाई, खत्म। आंकड़े बता रहे हैं जी। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था 40-45 बरस कांग्रेस के शासन के बाद जी। 15 साल जब लालू जी ने बिहार चला लिया तो 2004-05 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, सबसे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं जी। और आज 19-20 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो जब आप और हम या कोई एनालिस्ट कहता है कि बिहार के लोग इन्हीं को वोट देंगे तो ये आप बिहार के लोगों की सोच, उनकी आशा अपेक्षा, उनकी समझदारी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम 35 साल से देश के सबसे पिछड़े गरीब हैं और फिर भी हम उन्हीं को वोट देते रहेंगे। नहीं, बिहार की इतनी बड़ी जनसंख्या बेवकूफ नहीं है, सिर्फ विकल्प नहीं था इसलिए मजबूरी में इसी दोनों में से चुनना था, इसलिए वोट दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, वोट दे रहे हैं। आपने देखिए लालू यादव के साथ भी काम किया जब 2015 में थे, समन्वय सेतु आप ही थे नीतीश कुमार और लालू यादव। बिल्कुल। तो हम ये सवाल करेंगे कि आप लालू यादव और तेजस्वी यादव में यदि पहली बार डिप्टी सीएम बने तो उसमें भी आपकी भूमिका रही? नहीं, तेजस्वी तो कहीं उस समय पिक्चर में ही नहीं थे। अच्छा। तेजस्वी तो राजनीति में आए भी नहीं थे और जो भी 2015 की लड़ाई लड़ी गई वो तो नीतीश जी, लालू जी और हम तीन लोग कर रहे थे। उसमें तेजस्वी यादव की क्या? तेजस्वी यादव में लालू यादव का कोई गुण दिखता है आपको? देखिए, मैंने तेजस्वी के साथ तो काम किया नहीं है, लेकिन जो मैं बाहर से देखता हूँ मैं लालू जी को बहुत बड़ा नेता मानता हूँ। लालू जी को बिहार के पिछले 30-40 साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा फिनोमेना मानता हूँ। लालू सिर्फ लीडर नहीं है। अच्छा, लालू सिर्फ लीडर नहीं, वो एक फिनोमेना है। अच्छा, वो एक राजनीतिक सोशल पॉलिटिकल फिनोमेना है। या तो आप उस आदमी के पक्ष में हैं या आप उसके विरोध में। बिल्कुल। बिहार में जो राजनीति है लालू यादव के इमरजेंस के बाद सबसे बड़ा एक ही फैक्टर रहा है, ना जात रहा है, ना धर्म रहा है, ना विकास रहा है, कि या तुम लालू के पक्ष में हो कि तुम लालू के विरोध में हो। और ये मोदी जी के आने के बाद भी ये कायम रहा है। ये लालू यादव की शख्सियत की ताकत है और उसको मैं खुलेआम स्वीकारता हूं। लेकिन उनके लड़के ने आरजेडी में जो लालू जी ने बनाया, जो अर्जित किया, उसमें कोई नए आयाम जोड़े हों ऐसा मुझे नहीं दिखता है। उस कुनबे को, उस सपोर्ट बेस को वो साथ में रख पाए, वही बहुत बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए और अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। जब वो शुरुआती दौर में अपनी राजनीति उन्होंने शुरू करी, फिर विपक्ष में रहे, फिर सत्ता में भी 1.5 साल रहे, ऐसा कुछ नहीं दिखा कि इस आदमी में लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाने में को लेकर कुछ बेहतर यूनिक ऐसी बात है जिसको ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा। मतलब देखिए, ऐसा है जी। लोग बताएंगे भाई वो नेता है 75, उनका दल सबसे बड़ा है, सब बेकार की बात है। भाई आप ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटी चलाते हैं, अगर आप चाहें तो आपका लड़का चाहे काबिल हो या निकम्मा हो, लाइव सिटी का ओनर बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन लाइव सिटी को कितने दर्शक देखते हैं वो तो इस बात पर तय होगा कि क्या आपका लड़का ज्ञानेश्वर जी इतना काबिल है या नहीं। हमसे तो आगे गया कि पीछे रह गया। तो आरजेडी का नेता हो जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप लालू जी के लड़के, आपकी दुकान है, आप बैठ गए वहां पर। बिल्कुल। लेकिन क्या आरजेडी को आप आगे बढ़ा पाए, क्या आप उसके सपोर्ट बेस को बढ़ा पाए? लालू जी का जो जब वो टॉप पर थे तो लालू जी से पिछड़ों के नेता नहीं थे।
लालू जी जब पूरा बिहार जीते तो वो गरीबों के नेता थे, गरीबों के नेता थे। फिर वहां से पिछड़ों के नेता हुए, फिर वहां से यादवों के नेता हुए, अब वो आरजेडी से जुड़े हुए यादवों के नेता है। आरजेडी से जुड़े हुए यादवों के नेता, बिल्कुल, क्योंकि 25 से 30% यादव समाज के लोग दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं जी। लेकिन आपको याद होगा लालू यादव जी की जब तूती थी 1995 का चुनाव, बिल्कुल, TN से 54 MP में 53 MP जी, कोई संगठन नहीं, कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, ये आदमी तो वो सिर्फ अगड़े पिछड़े से नहीं, उस समय लालू यादव गरीबों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, इसलिए वो ताकत थी। तो मैं उसके मुकाबले, लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने 75 सीट जीता रहे, ये तो गणित चिराग पासवान वाला हो गया, वरना आप फिर 30-35 पे ही रहते। तो वो फिनोमेना क्या फिर से खड़ा कर पाए हैं, मैं नहीं समझता हूं। आप समझते हैं ऐसा? जी, आपने कहा फिर आप देखिए कितना ये जो वंशवाद का जो असर है, एक मिनट के लिए डेविएट करूंगा मैं, नेशनल पॉलिटिक्स में आपको ले जाऊंगा, कितना इसका फर्क पड़ता है। इंदिरा जी की जीवन की सबसे बड़ी हार हुई 1977 में। लोगों ने उसको कैटास्ट्रॉफ बताया, इंदिरा जी हार गई। इंदिरा जी की जीवन की सबसे बड़ी हार जब हुई तो कांग्रेस को 154 सीट मिला था, 154 जी। राहुल गांधी के जीवन की अभी सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है 2024 का चुनाव, उनको सीट मिला 99। ये फर्क है लालू यादव और तेजस्वी यादव में, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी जी। तो चलिए देखिए, आप तो यह भी मानते हैं ना, आप तो रणनीतिकार भी रहे, कि जब सत्ता की लड़ाई होती है तो चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। तो नीतीश कुमार चलिए सूर्यास्त की ओर बढ़ चले हैं, तेजस्वी यादव में संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, लालू यादव के गुण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब लालू यादव का वो गुण जो लालू यादव को बिहार जिताता था जी। लालू यादव 95 के बाद तो बिहार जीते नहीं, बिल्कुल। तो उसके बाद तो गठबंधन से ही चल रहा है। हाँ, तो वो गुण नहीं। आप यह भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो जितनी सीटें 2020 में जीती उतनी सीटें फिर जीत पाने की स्थिति में होंगे? नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि आपको भी मालूम है कि 2020 एक यूनिक सिचुएशन था जी, जहां टारगेटेड करके जदयू के सीटों को टारगेट करके उन उम्मीदवारों को खड़ा किया गया जिनका विशुद्ध काम था वोट कटवा। बिल्कुल, तो जदयू के वोट को काटो, और अगर वो 32-33 सीटें जो जदयू हारी जी, चिराग पासवान के खड़े होने की वजह से उसको आप घटा दें तो तेजस्वी यादव की सीट तो उतनी ही रह गई, बिल्कुल, जितनी होनी लोगों का अनुमान था जी। दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर तेजस्वी यादव के परफॉर्मेंस को 2020 में आपको देखना है तो ये देखिए कि जहां आरजेडी और भाजपा में मुकाबला था उसमें तेजस्वी यादव का स्ट्राइक रेट क्या था जी? वो स्ट्राइक रेट 30% से कम है, आप चेक करा लीजिएगा। जहां जेडीयू से मुकाबला था, बीजेपी से मुकाबला था जदयू आरजेडी का, वहां 1/3 से कम सीटें ही आरजेडी जीत पाई जी। उनकी ज्यादातर सीटें वहां आई जहां उनका मुकाबला जदयू से था, और जदयू को भी उन्होंने हराया चिराग पासवान की मदद से जी। इसलिए तेजस्वी और फिर अगर 20 की चुनाव में उनका सही में परफॉर्मेंस अपने दम पर होता तो लोकसभा में इतनी बुरी हार नहीं होती जी। चलिए, तो देखिए, आपने कहा कि 75 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम चेहरे की बात कर रहे थे। तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जनसुराज जब पार्टी बन जाएगा तो जनसुराज को भी एक चेहरे की जरूरत होगी। आपने 2014 में भी देखा, नरेंद्र मोदी का चेहरा आपने ही आगे लाया और पूरे देश में अभियान चलाया। आपने ममता बनर्जी के साथ भी काम किया, स्टालिन के साथ भी काम किया, महेंद्र सिंह के साथ भी काम किया, एक चेहरा था। तो जनसुराज को एक चेहरे की जरूरत होगी, और प्रशांत किशोर चेहरा होंगे? नहीं, मैं आपको आ रहा हूं, आपका सही सवाल जी। मैंने ये कहा जी, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैं पहले बिहार में लोगों को एक सशक्त विकल्प बनाने में मदद करूंगा, वो कर रहा हूं। दल अभी 2 तारीख को बनने जा रहा है। मैंने ये कहा था कि मैं इसका नेता नहीं बनूंगा, तो 2 तारीख को जब लोग, जो लाखों लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो लोग अपना नेतृत्व चुनेंगे और चेहरा वो आपको सामने दिखेगा कि कौन लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर के बाद भी वही करेंगे जो पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं। मैं पदयात्रा भी नहीं रोकूंगा, जो काम कर रहा हूं वही काम करता रहूंगा, बिहार के गांव-गांव चलता रहूंगा, और जब तक वोट नहीं होगा तब तक उनको समझाता रहूंगा कि इस बार वोट तुमको अपने बच्चे के लिए देना है। बिल्कुल। अब मैं मदद किसकी कर रहा हूं? मैं मदद निश्चित तौर पर जनसुराज की करूंगा। जनसुराज पार्टी, मैं काम वही कर रहा हूं जो मैं पहले करता था। 2015 में हम आए, जदयू को मैंने
संगठित होने में, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने में, स्लोगन करने में, 7 निश्चय बनाने में, नीतीश का चेहरा बनाने में, उसमें मदद की। तो जन स्वराज पार्टी 2 तारीख को बन जाएगी। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर उस पार्टी और उस पार्टी के नेतृत्व को चुनाव लड़ाकर जिताने की भूमिका में आ जाएंगे। और बाकी जो मैं कर रहा हूं नहीं, उन लाखों लोगों ने कहा कि हमारा नेता प्रशांत किशोर ही है, नहीं, तो क्या आप इसे नहीं स्वीकारेंगे? नहीं कह रहा है। देखिए, लोगों ने शुरुआत की थी ऐसा, लेकिन मैंने धीरे धीरे लोगों को बताया, समझाया, और लोग ये समझ गए कि नहीं, प्रशांत किशोर हमारा नेता नहीं, हमारा सूत्रधार है, वो कुम्हार है जो हम लोग वो मिट्टी हैं, जन स्वराज वो चाक है। प्रशांत किशोर वो मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं, जन स्वराज वो चाक है जिस पर इस मिट्टी को रखा मतलब प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो पार्टी को बनने तो दीजिए, आप एक स्टेप एट ए टाइम में लेता हूं। जी बिल्कुल। पहले लोगों ने कहा ये कितना भी घूम ले कुछ होगा नहीं। 2 अक्टूबर को 1 करोड़ बिहार के लोग, इसको नोट रखिए, 1 करोड़ की बात आप बार बार कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग नाम नंबर जारी करेंगे जी, फर्जीवाड़ा नहीं, जिन्होंने अभी तक तय कर लिया या 2 अक्टूबर से पहले तय कर लेंगे कि हम मिलकर जन स्वराज बना रहे हैं जी। करीब 4.5 लाख ऑफिस बियरर, पंचायत से लेकर राज्य तक आपको दिखेंगे। ये जो ज्ञान भवन में आप देखिए, बापू सभागार में देख रहे हैं जी, ये तो बानगी भी नहीं है, क्योंकि इतनी कोई जगह नहीं इतनी बड़ी जहां मैं वो 4 लाख लोगों को बुलाऊं ऑफिस बियरर। बिल्कुल। तो मैं 20-20 हजार लोगों को बुला रहा हूं, उनसे चर्चा कर रहा हूं। 2 अक्टूबर को आपको दिखेगा कि पार्टी के लोग एक साथ बैठ के चुनाव करेंगे, अपने नेता का चुनाव करेंगे, जो लीडरशिप काउंसिल बनेगी, संविधान बनेगा, उसको पहली बार देश में ऐसा होगा कि खुले मन से चुनाव भी होगा। बिल्कुल। पार्टी का संविधान की चर्चा होगी, उसको अडॉप्ट किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अब पार्टी आगे कैसे चलेगी। और ये भी नहीं होगा कि प्रशांत किशोर कोई भूमिका नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे पीछे से चलाएंगे यही। इसलिए प्रशांत किशोर की भूमिका भी तय है, नहीं कि पार्टी ये बन जाएगा को। बिल्कुल। और 3 तारीख से प्रशांत किशोर गांव में पैदल चलते हुए फिर दिखेंगे, वही काम करते हुए दिखेंगे, वही भाषण देंगे कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट इस बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। प्रशांत किशोर नहीं कहेंगे कि जन स्वराज को वोट दो जी। आप ये देखिएगा। चलिए देखिए प्रशांत जी, आपने ये कहा, यह तो सही है, जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके भीतर आपको लेकर बहस शुरू हो गई है, डर है, चलिए भय है, चुनौती है। आपने खुद देखा 2 वर्ष पहले तो कहा कि ये क्या कर लेंगे। बिल्कुल। आज बहस तो शुरू हो गई है। बहस तो शुरू हो गई है। चलिए। और आपके जो विरोधी हैं, मैं जगदानंद को ही देखता हूं, राजद के अध्यक्ष, मैं उनके एक बयान को, एक विज्ञप्ति को नोट करता हूं। जब वे आपकी चर्चा करते हैं तो प्रशांत किशोर नहीं कहते हैं, प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं। ये प्रशांत किशोर पांडे हैं और ये बीजेपी की बी टीम है। क्या प्रशांत किशोर न कहना, प्रशांत किशोर पांडे कह देना, तो क्या पांडे कह देने से कोई सत्ता की लड़ाई से दूर चला जाता है? नहीं, ये उस शख्स की ओछी मानसिकता जी और उसकी पूरी राजनीतिक सामाजिक समझ को परिलक्षित करता है। जब आप पूरी जिंदगी एक ढर्रे से देखते हैं, एक कुपमंडुक की तरह आप जिए। वो बुजुर्ग आदमी है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मेरे इलाके से ही आते हैं। बिल्कुल। और ये कितने बड़े नेता हैं हम खूब जानते हैं, कितने बड़े नेता हैं ये खूब जानते हैं। सिंचाई मंत्री थे तो इस पूरे बिहार के सिंचाई विभाग का भट्ठा बैठा दिया था। लेकिन बुजुर्ग हैं, एक समय होता है आदमी को रिटायर कर जाना चाहिए। रिटायरमेंट बना हुआ है पूरी दुनिया में, एक कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का। जब आप समय पर रिटायर नहीं करते हैं तो यही होता है। मेरे पिताजी का नाम श्रीकांत पांडे है जी, और मैं जिस जाति को बिलोंग करता हूं, ना मैं अपोलोजेटिक हूं और न मैं उसको सीने पर लेकर घूमता हूं। मेरा जातियों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जन्म हुआ है तो किसी जाति के हैं। लेकिन मैं जगतानंद जी न कहकर जगतानंद सिंह राजपूत हैं ये कहना, ये हमारी ओछी मानसिकता को दिखाएगा जी। और जगतानंद जी जैसे लोग कितना भी कोशिश कर लें, जो लोग आज जन स्वराज में जुड़ा है जी, वो प्रशांत किशोर को ब्राह्मण, भूमिहार, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखता है। और अगर आप प्योर स्ट्रेटेजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी सुनिए, अगर समझना चाहें, बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं जी। जितने लोग नीतीश कुमार के जाति के हैं उससे कम लोग तो हमारी जाति के नहीं है बिहार। हाँ बिल्कुल। तो अगर नीतीश कुमार समाज का एक बड़ा वर्ग अपने साथ जोड़ सकते हैं जी,
तो कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई राजपूत, कोई कुशवाहा, कोई नोनिया, कोई कमकर क्यों नहीं ये गठबंधन बना सकता है? जी। कोई वैसे समाज का आदमी ये गठबंधन क्यों नहीं बना सकता है? लालू जी की जाति की संख्या कितनी है? 15, 16, 17% है। भाई उन्होंने भी तो जब बड़ा कुनबा बनाया, बिल्कुल। और सिर्फ बिहार के नजरिए से नहीं, जगदानंद जी बिहार से बाहर को ज्यादा देखे समझे नहीं होंगे जीवन में। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। बिहार समेत देश में जितने भी राज्य हैं और जो लोग भी मुख्यमंत्री आज भी हैं, किसी भी राज्य में उस राज्य की सबसे बड़ी जाति का आदमी मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, जिस राज्य में भी आप जाइएगा, वहां की सबसे बड़ी जाति के आदमी वहां का मुख्यमंत्री नहीं है। जाति समाज की सच्चाई है, राजनीति में एक बड़ी उसकी अहम भूमिका है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, अब जनसुराज पर आते हैं। मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं, कई लोग शामिल हो रहे हैं और कई चेहरे ऐसे मुझे दिखाई पड़ते हैं जो बिहार की राजनीति के दगे हुए कारतूस हैं। इसके अलावा देखिए प्रशांत जी, आपने बार बार कहा कि देखिए परिवार और परिवारवाद, लेकिन आपके जनसुराज में भी हम इधर के दिनों में देख रहे हैं कि किसी की बेटी, किसी की पोती, ये लोग शामिल कराए जा रहे हैं। फिर आप कैसे अलग हो रहे हैं? फिर हम यह भी देख रहे हैं, हम लोगों में एक चर्चा यह भी होती है कि कहीं अंत समय में ऐसा ना हो कि जिसे एनडीए से टिकट ना मिले, जिसे इंडिया ब्लॉक से टिकट ना मिले, उसे जनसुराज का टिकट मिल जाए। इनमें मैं सवाल पूरा कर लूं, इनमें से कुछ लोग जीत जाएं और आप किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं या मधुपुरा की भूमिका में आ जाएं। देखिए ऐसा है ज्ञानेश्वर जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। आप कह रहे हैं कि दूसरे दलों के कुछ दागे हुए कारतूस जो आपकी नजर में हैं, या वो लोग जिनको अपने दलों में बहुत जगह प्रतिष्ठा नहीं मिली है, वो आपके साथ आ रहे हैं। जी। यहां तक तो आकलन आपका ठीक है जी। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं ये आप नहीं समझ रहे हैं। भाजपा और जदयू आज यहाँ के सत्तारूढ़ दल हैं। जी। कमजोर हैं, मजबूत हैं, सत्ता में हैं। जी बिल्कुल। आप इतने दिन की लंबी पत्रकारिता में सत्तारूढ़ दल का नेता जी अपना दल छोड़कर, वो सत्तारूढ़ दल जिसने अभी 176 विधानसभा में लीड हासिल किया है, उसके वर्कर छोड़कर एक ऐसी व्यवस्था में आ रहे हैं जो अभी दल ही नहीं है। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि नीचे जमीन पर उनको वो सुनकती हुई आग दिख रही है। आपको ये दागे हुए कारतूस दिख रहे हैं, पुराने दूसरे दलों से आने वाले नेता दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये क्यों आ रहे हैं। क्योंकि वो गांव-गांव में मैंने जब घूमकर लोगों को इकट्ठा किया, वो ताकत बनाई, तब तो मीडिया को लगा करे घूम रहे, इससे क्या होता है देखा जाएगा। तो मेरे भाई, वो 1 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं नीचे, नेमलेस, फेसलेस, जिसको आप हम नहीं जानते हैं, जिसको मीडिया रोज चर्चा नहीं करती है, जो किसी बड़े बाप के नेता नहीं हो, किसी दल में महासचिव अध्यक्ष नहीं है, तो आपको लग रहा है कि वो तो कोई है ही नहीं, ये सब दागे। अरे भाई, ये कारतूस इसलिए आ रहे हैं, दूसरे दलों से नेता इसलिए आ रहे हैं कि जमीन पर एक बहुत बड़ी नई फौज तैयार हो गई। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं कि जनसुराज से जो लोग चुनाव लड़ेंगे, मेरा ये विश्वास है कि 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो कभी किसी दल में रहे ही ना हो, शायद राजनीति में भी ना रहे हो, ऐसे लोग जो कभी चुनाव न लड़े हो। तो ये भ्रम मत पालिए कि वहां से जगह नहीं मिला तो यहाँ उसको टिकट मिल जाएगा। अच्छा, ये नहीं होगा। वो आए, उसका स्वागत, हम किसी को रोक तो सकते नहीं। सबका स्वागत है, हम किसी के लिए दरवाजा बंद क्यों करेंगे, लेकिन उसकी भूमिका क्या होगी, वो उसको जिम्मेवारी क्या मिलेगी, तो विशुद्ध तौर पर जो जनसुराज की अपनी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की या जिम्मेवारी देने की जो प्रक्रिया है, वो उसको फॉलो करके ही होगा। और मेरा विश्वास है कि 2/3 से ज्यादा, याद रखिए 243 में 2/3 से ज्यादा लोग वो चेहरे लड़ेंगे जिसको कभी किसी ने देखा ना हो कि भाई ये आदमी भी चुनाव लड़ सकते। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री को एक मोबाइल मैकेनिक ने चुनाव हरा दिया। बिल्कुल, आप देखिएगा कि कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे कि जब नाम अनाउंस होगा तो आप जैसे लोग भी जो बहुत गंभीरता से क्लोजली राजनीति को फॉलो करते हैं बिहार में, कि आपको लगे अरे इस क्षेत्र से ये आदमी आ गए, ये तो कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में आ गए। बिल्कुल, ये जनसुराज की ताकत है और उस ताकत का प्रभाव है कि ये
उन दलों से लोग भाग कर आ रहे हैं। चलिए, उन दलों से लोग भाग कर आ रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात, आप परिवर्तन की बात करते हैं, आपने कहा भी कि देखिए मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा जन जागृति की बात करते हैं जी, मैं आमूलचूल परिवर्तन की आमूलचूल परिवर्तन की बात, मैं इंक्रीमेंटल परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने आपको आंकड़ा दिया जी, बिल्कुल, लालू जी के राज के मुकाबले नीतीश के राज में बिहार का विकास बढ़ा जी, लेकिन हम लालू जी के भी राज में सबसे गरीब थे, नीतीश के राज में भी सबसे गरीब हैं। जन स्वराज का लक्ष्य अगले 10 साल में बिहार को टॉप 10 में पहुंचाना, और उसके लिए सिर्फ परिवर्तन नहीं चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन चाहिए जी। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, पलायन में। ये आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है। हम यहाँ 4 फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रशांत जी, हम यहाँ पर चीनी मिल चालू कराने की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि बिहार में हर घर में रोजी रोजगार कैसे होगा, इसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम तो कहते ही नहीं है बात। अच्छा, हम चलिए नौकरी के सवाल पर आगे आएंगे। हम कह रहे हैं आमूलचूल परिवर्तन, बिहार के घर घर में लोग जी रोजी रोजगार, स्वरोजगार करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बात है। बिहार का हर बच्चा अच्छा कैसे पढ़ाई करे, उसकी बात है जी। लेकिन देखिए, बिहार एक मामले में बड़ा बदनाम होता है कि जातीय दंश को झेलता हुआ प्रदेश है। ये आप लोगों ने फैला रखा है, लोगों ने फैला रखा है, आप लोग उसको और बल देते हैं। ठीक है, और देखिए मतलब हर बात में जाति जाति जाति, लेकिन जनसुराज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप भी जातियों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका आकलन मैंने अभी सुना था जी। आपने हमारी पूरी बात सुनी बगैर उसका आकलन कर दिया कि दलित, ईबीसी, ओबीसी जी नहीं समझे। बिहार में हर मंच से, कई मंच से ये दावा होता रहा है, हल्ला नारा लगता रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी। आपको लग रहा है कि जनसुराज भी यही कह रहा है, नहीं। अच्छा, वो नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा है। जनसुराज ये कह रहा है कि हर समाज में काबिल लोग हैं, और हर काबिल आदमी किसी ना किसी समाज का है। आप बहुत काबिल आदमी है, फिर भी आपकी कोई जाति तो होगी। बिल्कुल। तो जितने लोग हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी लीडर, उसमें से ही लीडर्स चुने जाने हैं। तो वो किस अनुपात में चुने जाएं? पहला पैमाना क्या है? काबिलियत। लेकिन मान लीजिए कि जनसुराज में 20 लोग की लीडरशिप काउंसिल बनी, पोलित ब्यूरो बना, वर्किंग कमेटी बनी। उस 20 में कितने दलित होने चाहिए? दलित हमारे पास काबिल 50 लोग आ गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहा गया कि जिस वर्ग की जितनी भाग संख्या है, उतने उस समाज के काबिल लोगों को लाया जाएगा। इस मूल बात को आप समझिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये मेरा जनसुराज का मानना है कि हर समाज में, हर जाति में काबिल लोग हैं, और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति का है। अगर बांटने वाले, बनाने वाले की नियत में खोट न हो तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि हर समाज के काबिल आदमी को लाकर उस समाज की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई दलित, अति पिछड़ा या मुस्लिम या सामान्य वर्ग का आदमी, ओबीसी का आदमी अगर जनसुराज में पद पा रहा है, तो वो इसलिए नहीं पा रहा है कि वो यादव है, कि कुर्मी है, कि कुशवाहा है, कि दलित है। वो इसलिए पाएगा कि वो सबसे काबिल आदमी आपको दिखेगा। वो काबिल आदमी किसी वर्ग का भी होगा। अगर उसकी काबिलियत पर आप उंगली उठाएंगे तो मेरी गर्दन पकड़िएगा। अच्छा, कि अरे भाई आप तो दलित बना दिए, इसकी तो काबिलियत कोई नहीं है। जब मैं दलित, और दलित क्यों बनेगा इस पर आ जाइए। मैंने खुले सभा में कहा कि भाई ये तो तय हो गया कि 5 वर्गों को सबको बराबर भागीदारी। ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ा को ज्यादा मिलेगा, कि सामान्य को कम मिलेगा, कि सामान्य को ज्यादा मिलेगा, दलित को कम मिलेगा। 5 को बराबर मिलेगा। 2-2 बरस नेतृत्व करने का अवसर मिले या 1 बरस मिले। लोगों ने कहा 1 बरस, चलिए तय हुआ 1 बरस। फिर हुआ कि भाई सबसे पहले किसको मिलेगा? अति पिछड़ा को संख्या के आधार पर अगर देना होता तो हम अति पिछड़ा को देते। अगर हम लोग कहते कि भाई प्रशांत किशोर सामान्य वर्ग के आते हैं तो सामान्य वर्ग को मिलेगा। हमको यादव समाज के आरजेडी के सो कॉल लोगों से लड़ाई है तो हम उनको काटने के लिए वो दे देते। वो सदा मतलब कन्वेंशनल पॉलिटिकल विजडम होता। लेकिन जनसुराज ने एक फॉर्मूला दिया कि जब आप परिवार के मुखिया हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग प्रतिभा के हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा दिव्यांग हो गया। जब आप अपने संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो पिता होने के नाते बंटवारा तो आप बराबर ही करेंगे, लेकिन जो बच्चा आपका सबसे कमजोर है उस पर आप कहेंगे नहीं, इस ज्यादा मेहरबानी, या ये कहेंगे नहीं इसको अगर पैसा दे भी दे
तो ये घर नहीं बना पाएगा, इसलिए जिस घर में मैं रहता हूं ये घर इसको दे देता उसी को दे देता हूं। ये तो सामान्य सामाजिक परंपरा है। तो हमने लोगों से कहा, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों से, कि आप बताओ कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सबसे पिछड़ा जो है उसको सबसे पहले मौका मिले, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, फिर पांचवे को। लोगों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि नहीं भैया ये आधार ठीक है, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आधार पर सबसे गरीब और पिछड़ा, सबसे पीछे छूटा हुआ समाज कौन है? दलित है। फिर मैंने क्या कहा, हम दलितों को ये नहीं कह रहे कि तुम पीछे छूट गए हो क्योंकि ये लोग लूट लिया, तुमको ये यादों ने परेशान कर दिया, कि सामान्य वर्गों ने आपका हक मार लिया। हमने सामान्य ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम वर्ग को कहा कि आप खड़े होकर बताइए कि आप इस सहमति में हैं कि नहीं। हर व्यक्ति खड़ा होकर, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम लोग पीछे लेंगे, पहले इन भाइयों को पहले अवसर मिलना चाहिए। ये प्रयास मैं जन स्वराज में कर रहा हूं। अब आप उसको कह रहे हैं कि जाति की राजनीति है, तो आप चलिए ठीक है, जाति की राजनीति से ना माने। अभी हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तो हम लोगों ने भारत के संविधान को छुआ था जी, और मैं इसी सवाल पर आता हूं। भारत के संविधान को मानते हैं, यह तय है कि वोटर कौन होगा, वोट देने का अधिकार किससे है, चुनाव लड़ने का अधिकार किससे है, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार जी। उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि निरक्षर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है जी। यह भी नहीं लिखा है कि निरक्षर व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए मेरी बात सुनिए। जब मतलब जो आपके लोग कवर कर रहे हैं चर्चाओं को, गांव-गांव जाकर मैंने ये पूछा कि जन स्वराज में जिनको जिम्मेवारियों के पद पर दिया जाए, जिनको चुनाव लड़ाया जाए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एक क्वालिफिकेशन जो सर्वमत से तय किया गया कि जो व्यक्ति भी इस परिकल्पना को, इस प्रयास को, इस सोच को, इस विचार को कम से कम 5000 घरों तक पहुंचाए, वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 100 रुपया का फॉर्म नहीं होना चाहिए, आपके बाप दादा की पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, आप कितना पैसा पार्टी को चंदा देते हैं वो नहीं होना चाहिए। विचार का प्रचार प्रसार करने वाला जो व्यक्ति है 5000 उसकी मिनिमम नंबर तय किया गया। दूसरा जो सवाल अभी चर्चा में है कि क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। लोगों ने कहा भाई इस पर कोई कानूनी मतलब आपराधिक का मामला नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार, वो चीज तय हो गई कि ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तीसरी बात हुई कि क्या शिक्षा को भी आधार बनाया जाना चाहिए। ये मेरा मत नहीं है। उस सभा में बैठे 80% लोगों ने कहा कि होना चाहिए, शिक्षा भी आधार होना चाहिए। ये तो पार्टी जो लोग बना रहे हैं संविधान के अंतर्गत, वो तो अपने नियमावली बनाएंगे ना कि हम अपनी पार्टी कैसे चलाना चाहते हैं। तो जो लोग बना रहे हैं उनसे चर्चा चल रही है। लोगों ने कहा बीए होना चाहिए, फिर किसी ने कहा 12वीं होना चाहिए, किसी ने कहा 10 होना चाहिए। और उस पूरे 3 घंटा की जो 2-2 सभा हुई है, 3-3 घंटे की, उसमें यही एक विषय है जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है। अच्छा। इसीलिए अभी ऐसे 8 कन्वेंशन होने और बाकी हैं 2 अक्टूबर से पहले, और सारे कन्वेंशनों में ये पूछा जाएगा और 8 कन्वेंशन में बात होने के बाद जिस बात पे सहमति नहीं बन पाएगी उसको 2 अक्टूबर में को 1 लाख लोगों के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, कि बताओ भाई 8वीं होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए। तो ये चर्चा शुरू कराई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के संविधान में जो भी निर्णय होगा वो लिखा जाएगा। चलिए लिखा जाएगा। लेकिन देखिए संविधान की बात करें, आप तो बार बार अटैकिंग होते हैं तेजस्वी यादव के 9वीं पास और 9वीं फेल होने पर। नहीं, अटैकिंग नहीं, आप उसका परिप्रेक्ष्य देखिए। मैं जाकर गांव-गांव में क्या कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, तो मैं उसको उदाहरण देता हूं कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि देखिए उनका लड़का 9वां भी पास नहीं किया, लेकिन बाप होने के नाते उन्होंने कितनी कोशिश, कितना प्रयास वो कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत जो आदमी कितना भी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब मुद्दा है नहीं, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। लेकिन मैं इसको बाप की का फर्ज बताता हूं कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि लड़का 9th क्लास नहीं पढ़ा है, फिर भी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। और जो आप सामान्य जनता है उसका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, 12th कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया, और आपके बच्चों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है, और आप
मंदिर पर वोट दे रहे हैं, मोदी जी का सीना नाप कर वोट दे रहे हैं, लालू जी का जात देखकर वोट दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बता रहा हूं, और सिर्फ लालू जी नहीं कि नेता जो है वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, वो जाति की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। आप भी कीजिए, तुम भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। इस संदर्भ में मैं बताता हूं, कोई 9वीं पास हो कि 12वीं पास हो, मतलब किसी 9वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ये तो बिहार की जनता को तय करना है कि अगर आप शराब माफिया को बिहार का नेता बनाएंगे तो आप क्या समझेंगे कि बिहार में शुचिता आ जाएगी? शराब माफिया को नेता बनाएंगे? नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप शराब बालू माफिया को, किसी क्रिमिनल को मुखिया बनाएंगे तो उससे क्या आप पढ़ाई और शुचिता की अपेक्षा रख सकते हैं? तो अगर आप अनपढ़ व्यक्ति को अपना राजा बनाएंगे तो उससे अगर आप समझते हैं कि बिहार में शिक्षा में रेवोल्यूशन आ जाएगा, तो आपकी सोच है। जनता का जो निर्णय, संविधान से जुड़ा ही एक और मसला है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप दलितों की बात कर रहे थे कि जो दिव्यांग, उन्हें सबसे पहले अधिक मिलना चाहिए। दलितों को दिव्यांग नहीं, दलितों को दिव्यांग नहीं कहा, जो आपके घर में सबसे एक रूपक आपने प्रस्तुत किया, एक रूपक आपने प्रस्तुत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो SC ST रिजर्वेशन है उसके भीतर भी सब कैटेगरी होना चाहिए और क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब इस पर बहस छिड़ गई है। यदि हम बिहार के नेताओं की ही बात करें तो चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो हिस्सा है वो कह रहे हैं कि वो खा गया, वो खा गया। आपकी राय क्या है? बिल्कुल स्पष्ट राय जी। पूरे देश में, देश के कई हिस्सों में रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन की बात चलती रही है पिछले 10 वर्षों, 12-15 वर्षों में। जब यूपीए की सरकार थी, दूसरे टर्म वाली, मनमोहन सिंह की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के लिए कमिटी भी बनाई थी, रोहिणी कमिटी, शायद मुझे अगर नाम याद है। बिल्कुल। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी, इस भाजपा सरकार ने भी 19 के चुनाव से पहले उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया। कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में लोग सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वैचारिक तौर पर मैं एक बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, वैचारिक तौर पर जनसुराज और प्रशांत किशोर रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं। देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, ये पक्ष में है, होना चाहिए। जी, सब क्लासिफिकेशन पक्ष में है, सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है, इसलिए कि ओबीसी समाज भी बहुत बड़ा समाज है। अब बिहार के में करीब 5.5 करोड़ ईबीसी लोग हैं, उसमें सारे वर्गों के लोग एक स्थिति के नहीं हैं। तो सब क्लासिफिकेशन की बात हमने नहीं कही। इसकी शुरुआत कभी माननीय कर्पूरी जी ने करी है, यूपी में राजनाथ सिंह जी के जमाने में MBC का लाया गया, नीतीश कुमार ने भी दलित महादलित किया, सब क्लासिफिकेशन की बात करी। तो सब क्लासिफिकेशन बेटर टारगेटिंग के लिए उत्तरोत्तर होना चाहिए वैचारिक तौर पर। मैं क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सब क्लासिफिकेशन की बात नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दलित समाज के जिन लोगों का विरोध है, वो सब क्लासिफिकेशन से ज्यादा विरोध क्रीमी लेयर के बिल्कुल इशू को लेकर है, जो कि ओबीसी में लागू है। वो निर्णय बड़े बड़े विद्वानों के लिए है, लेकिन जनसुराज की अपनी पॉलिसी, अपनी सोच कि हम आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं। नहीं, आप मतलब इसके पक्ष में हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने इस अभियान में एक संकल्प रखा है कि मैं बिल्कुल साफगोई से, बिना वोट की चिंता किए हुए अपनी बात रखूंगा। मैंने भूमि सुधार की बात जितने मजबूती से कही है वो किसी ने नहीं कही बिहार में पिछले 2 वर्ष में। मुझे बहुत पत्रकार आकर बताते हैं कि भैया इससे सवर्ण नाराज हो सकता है। मैं कहता हूं होता है हो, मैं भूमि सुधार की बात करूंगा। मैंने पहला जनसुराज और प्रशांत किशोर है जो कह रहा है कि अगर हम लोग को मौका मिला, जनसुराज को मौका मिला, शराबबंदी 1 घंटा के अंदर हम बंद कर देंगे। चलिए अभी उस पर हम आएंगे। बिल्कुल पूरा हो जाए, ये बड़ा सवाल है जी। चाहे महिला का वोट मिले ना मिले, गलत नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से सब क्लासिफिकेशन के हम पक्ष में हैं। अगर उससे कोई वर्ग नाराज हो या खुश हो, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं बोलूंगा वो जो मुझे सही लगता है। क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है? क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है मतलब नहीं, आप जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट का, मैंने सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय क्रीमी लेयर के नजरिए से नहीं देखा है। मैं सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हूं।
कि देखिए होता क्या है, लोग जो कह रहे हैं इस पर बहस कर रहे हैं कि भाई कोई दलित जो आगे बढ़ा पढ़ा लिखा वह डीएम बन गया, एसपी बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन उसी कार्यालय में चपरासी कोई ब्राह्मण है, भूमिहार है, उसका बेटा नहीं आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगा। जी, पहली बात तो कि ब्राह्मण भूमिहार से दलित का को मतलब नहीं, वो विषय नहीं जी। दो विषय आप मिक्स कर रहे हैं। सब क्लासिफिकेशन ये है कि दलित समाज में चमार, मुसहर, दुसाद या डोम, अन्य जो जातियां हैं, उनके बीच का रिजर्वेशन कैसे हो। क्रीमी लेयर है कि पासवानों में जो ऊपर पहुंच गए उनको क्या एक्सक्लूड कर दिया, दोनों अलग अलग। मैंने कहा कि मैं सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हूं। क्रीमी लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए, यह बहस का मुद्दा है। कोर्ट को उस पर डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि क्रीमी लेयर का मापदंड ओबीसी वाले में कर दिया, उसका पूरा पैरामीटर बना हुआ है, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक तरह से ओपन कर दिया, छोड़ दिया जी। तो सब क्लासिफिकेशन के हम पक्ष में हैं, बिल्कुल स्पष्टता से। क्योंकि आप आंध्र में चलिए हमारे साथ, वहां पर जैसे हम लोग यहाँ चमार, दुसाद, मुसहर समाज है, वैसे वहां माला और मडिगा है जी। तो एक जनरल फीलिंग है कि माला, जो माडिगा के मुकाबले माला समाज के लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो माडिगा वहां आज 20 वर्ष से सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और लोकसभा में वहां माडिगा के सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम लोग सब क्लासिफिकेशन करेंगे। सब क्लासिफिकेशन उस समाज के विभिन्न जातियों के बीच के बंटवारे की बात है। क्रीमी लेयर हर एक सब जाति में कौन ऊपर कौन नीचे उसकी बात है, दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज। चलिए देखिए, एक बात और कही जाती है प्रशांत जी, आपके बारे में पूछा जाता है, लोग जानना चाहते हैं, इतना लंबा आप चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कोई कहता है इतने का टेंट लगता है, कोई कहता है इतने का टेंट लगता है, और एक आरोप आप पर यह भी लगता है कि 2014 में जब आप नरेंद्र मोदी के साथ थे, आपने भारत के चुनाव को बहुत खर्चीला बना दिया, क्योंकि वह चुनाव नहीं रह गया, एक मेगा इवेंट रह गया। अब बिहार में जो आमूल चूल परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं और इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े खर्च हैं, और सारी पार्टियों के बारे में कहा जाता है, किसी के बारे में कहा जाता है किसी के पास अडानी है, किसी के पास अंबानी है, किसी के पास टाटा है, किसी के पास बिरला है। प्रशांत किशोर का अडानी अंबानी कौन है? प्रशांत किशोर के पास सरस्वती की कृपा है। नहीं, खर्चे के लिए आ तो रहा हूं जी, आप तो खुद पत्रकार हैं जी, आपके पास लक्ष्मी कहाँ से आती है? वो लक्ष्मी आती है सरस्वती से, कलम से जी। प्रशांत किशोर के पास सरस्वती का वरदान है। हमारे बाप दादा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जी, हम बड़े जमींदार नहीं हैं जी, हम कोई धंधा बिजनेस ठेकेदारी नहीं करते जी। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने किसी से 1 रुपया भी कभी किसी से लिया हो। लाया कहाँ से? फिर पैसा आता कहाँ जी? बड़ा सवाल। पैसा आता है उन लोगों से पूरे देश में जी। पिछले 10 वर्ष में जिन लोगों ने मुझे काम करते देखा है, जो मेरे अनुभव को, मेरी समझ को, मेरी विद्वता को, मेरे पराक्रम को, मेरे प्रयास को थोड़ा मानते हैं कि ये आदमी कुछ कर सकता है जी। उसी अनुभव, उसी प्रयास, उसी विद्वता से मैंने 1-2 नहीं 10 राज्यों में लोगों की मदद की, उनको सरकार बनाने में मदद करी जी। तो जितने लोगों ने मुझे काम करते देखा, मेरे साथ काम किया या मैंने जिनके साथ काम किया, ये एक बहुत बड़ा समूह है जी। और उस समूह से जाकर मैं हाथ फैला रहा हूँ कि भाई मेरे राज्य में, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है तो उसको चुनाव लड़ाऊं। उसके सामने बालू माफिया वाले हैं, उसके सामने शराब माफिया है, उसके सामने विधायक का लड़का है, उसके सामने सांसद का लड़का है, लेकिन उसको लड़ाने के लिए प्रशांत किशोर खड़ा है। तुम पैसा दो ताकि वो पैसे की वजह से न हारे। तो मैं पैसा मांग कर ला रहा हूं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से पैसा मांग कर ला रहा हूं। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाया, वो कहाँ से आया? चंदा से आया। ये पैसा ब्लैक में आ रहा है, व्हाइट में आ रहा है? बिल्कुल व्हाइट में। व्हाइट में आ रहा है? बिल्कुल व्हाइट में। और मैंने कहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाइए और किसी को सामने खड़ा करके दिखाइए जिसको पैसा मैंने कैश में 1 रुपया भी दिया। अच्छा, अगर इस पूरे अभियान में 2 बरस में कोई खड़ा होकर आकर कह दे कि जन स्वराज उसको सैलरी या उसका बिल का भुगतान हमने कैश में किया हो, तो आप जो कहिएगा कैमरे पे मैं मान लूंगा। मैं चेक से पैसा लेता हूं
और चेक से ही हर महीने पैसा खर्च करता हूं, और मैं जारी भी करूंगा जी। हर महीने का किसने दिया और कहां खर्च हुआ, ये अभियान खत्म होने दीजिए, जी। मैं जारी भी करूंगा। इतने दिनों के अभियान में कितने सौ करोड़ खर्च हो चुके हैं? खर्च काफी खर्च कितने सौ? अब 100 आंकड़ा तो मैं अभी एकदम से नहीं बता सकता हूं, लेकिन जितना भी खर्च हो, हाँ, आप ये निश्चित जानिए प्रशांत किशोर इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है। जी। अगर हम आए हैं, हम रोज कहते हैं, जी, अगर हम यहाँ आए हैं तो हम ये सोच समझ कर आए हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए। मतलब आपके उम्मीदवार को पैसे की कमी नहीं महसूस होगी? नहीं होगी। मैं अरे आपको नहीं कह रहा हूँ, गांव गांव कह रहा हूँ कि तुम जितने भी गरीब घर के लड़के हो, पैसे की चिंता मत करो, जात की चिंता मत करो, चुनाव संगठन कार्यकर्ता की चिंता मत करो, इन सभी चीजों में मैं दूसरे दलों से तुमको आगे कर दूंगा, तुमको ज्यादा वर्कर दूंगा, तुमको ज्यादा व्यवस्था दूंगा, तुमको ज्यादा पैसा रहेगा। तुम अपना कैरेक्टर बढ़िया बनाओ, समाज का वोट जीत कर लाओ। चलिए, जीत कर लाओ। प्रशांत जी, आप तो देखिए विजनरी आदमी हैं, आपने कई प्रदेशों में चुनाव लड़ा, देश में चुनाव लड़ाया, मतलब लड़वाया आपने एक विजन डॉक्यूमेंट तो तैयार किया होगा बिहार को लेकर। बिल्कुल। आप में 5 काम बताइए कि जनसुराज आएगा तो ये 5 काम तो बिल्कुल ही करेगा, इसे लेकर जनता बिल्कुल सुनिश्चित रहे। हर गांव में बता रहे हैं जी। पहला काम जी, मैंने पहले तो आपने कहा विजन डॉक्यूमेंट, उसको मैं क्लियरफाई कर दूं। पदयात्रा में लिखा हुआ एक संकल्प है पदयात्रा का जी, कि जब ये अभियान खत्म होगा, पार्टी तो बीच में ही बन जाएगी, बिल्कुल, पदयात्रा जब खत्म होगा तो बिहार के हर पंचायत का, याद रखिए जी, पिछली बार भी मैंने बताया था, आप बिल्कुल रिमाइंड कर रहा हूँ, 8,500 पंचायतों के विकास की योजना जी बनाकर विधिवत जारी करेंगे। हाँ, ताकि आप देख सकें कि उस पंचायत में शिक्षा को कैसे सुधारा जाएगा, आपके पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और उस पंचायत में खेती को खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाएगी। ये 3 बात तो कम से कम होगा। इसके अलावा उस पंचायत की जो समस्या हम लोग रास्ते में चलते हुए पा रहे हैं, उसका भी समाधान उसमें कुछ बताया जाए। तो ये 8,500 ये डॉक्यूमेंट जारी होंगे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं। इसके अलावा बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शहरी विकास है, ग्रामीण विकास है, कृषि है, इस पर भी पूरा रोड मैप कि अगले 10 वर्ष में कृषि के क्षेत्र में बिहार टॉप 10 में कैसे पहुंचेगा, उद्योग के क्षेत्र में टॉप 10 में कैसे पहुंचेगा, रोजगार के क्षेत्र में टॉप 10 में कैसे, इसका पूरा विजन डॉक्यूमेंट चैप्टर वाइज जारी करेंगे। और आप उसको पढ़िए, देखिए, और उसके बाद जैसे आज संविधान के नजरिए से आप मेरा सवाल कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसमें सवाल कीजिए। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पलायन रुक जाएगा, ये बताएंगे कि पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए संसाधन कहां से आएगा, कितना आएगा, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, ये बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, पैसा उसके लिए कहां से लाएंगे, कौन से लोग उस कमिटी को संचालित कर रहे होंगे, किस तरह के शिक्षा के जानकारों को बिहार में लाया जाएगा। ये सारी सूचना बिहार को क्या लगता है, बिहार को पैसा देने वाला लोग मिलेगा, निवेश करने वाला लोग मिलेगा बिहार में? ये आप लोग का बहुत बड़ा भ्रम है कि आप बिहार में बाहर से पैसा लाना चाह रहे हैं। जब आपका अपना घर, अगर आप अपने लाइव सिटी में निवेश नहीं करेंगे तो कोई बाहर का आदमी आकर निवेश करेगा। सामान्य जो बिजनेस सेंस है आप समझिए, बिल्कुल, आप पहले सीड कैपिटल अपना लगाते हैं, फिर आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार लगाते हैं, फिर जो आपके जानने वाले लगाते हैं, फिर जब आपकी कंपनी बड़ी होती है तब शेयर होल्डर सामान्य पब्लिक लगाती है। बिहार में जो पूंजी का निवेश नहीं हो रहा है, उसके मूल में ये बात है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपना कुछ ना करें, बाहर से लोग आकर लगाते। कौन बेवकूफ है जो अपना आके पैसा यहाँ लगाएगा। तो पूंजी का निवेश जो है वो नीचे से शुरू होगा, और उसका मैंने पूरा आंकड़ा और रास्ता बताया है। मैं रोज बता रहा हूँ, 2 मिनट लेके, इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है लेकिन 2 मिनट में आपको बता दे रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में पूंजी आएगी कहां से? आप देख रहे हैं कि कौन लाकर निवेश करेगा, हम बता रहे हैं कि बिहार में पूंजी पहले से है। बिहार में एक आंकड़ा है, बिहार का, पूरे देश का है, आरबीआई जारी करता है, जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बिल्कुल, पूंजी कहां से आता है समाज में? पूंजी के 2 स्रोत हैं, जिसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं।
आप जो पैसा कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच जाता है वही बिल्कुल कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। 1 लाख कमाए, 80,000 खर्चा हो गया, 20,000 आपका पूंजी बचा जी। तो एक है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, आय के मुकाबले कितना पैसा आप बचा रहे हैं जी। दूसरा पूंजी का स्रोत है कि जो बैंक आपको लोन देता है, कर्ज देता है। आपको मोटरसाइकिल खरीदना है, आप 5,000 रुपया बचाए, 35,000 रुपया लोन लिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए। लेकिन अगर वो 35,000 लोन ना मिले तो आप मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाइएगा। तो बैंकिंग की जो पूरी दुनिया में व्यवस्था है वो ऐसी है कि पूंजी सहज सुलभ तरीके से समाज को उपलब्ध हो। बिल्कुल। इसके लिए बैंकों की ये जिम्मेवारी दी गई है कि जितना पैसा बैंक में जमा हो उसको आप कर्ज के तौर पर समाज को, लोगों को दें। जी। देश में ये औसत है 70%। मतलब जितना पैसा हम और आप बैंकों में जमा करते हैं जी। उसका 70% पैसा बैंकों को ऋण के तौर पर वापस देना है। चाहे लाइफ सिटी के एक्सपेंशन के लिए आप यूज कीजिए, अपना घर बनाने के लिए यूज कीजिए, गाड़ी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए यूज कीजिए, जमीन खरीदने के लिए यूज कीजिए। पैसा आपको लोन पर बैंकों को देना है। 1990 से लेकर 2022-23 तक जो आरबीआई का आंकड़ा अवेलेबल है, बिहार में सीडी रेशियो है 40% से कम, जहां राष्ट्रीय औसत 70%। अब इसका असर क्या होता है वो समझिए। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने अपने खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा किया, करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया। बिहार में अगर 70% सीडी रेशियो होता, मतलब 70% बैंकों ने कर्ज दिया होता, तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया मिलता रोजी रोजगार के लिए, मकान बनाने के लिए, काम करने और अभी आरबीआई ने कहा बिहार के लोगों को लोन देने में संकोच करो। नहीं, वो दूसरी बात है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली बात। लेकिन सीडी रेशियो चूंकि 40 है तो बैंकों ने यहां पिछले वर्ष पैसा दिया है 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। क्योंकि उन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। तो अगर आप आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो देखेंगे, आंध्र प्रदेश के लोगों ने अगर 100 रुपया बैंक में जमा किया तो वहां के लोगों को ऋण मिला 105 रुपया। तो अगर आप पूरे इस आंकड़े को जोड़ दीजिए तो 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार में बैंकों ने, और ये मैं चाहता हूं पत्रकार होने के नाते आप इस मामले को उठाइए, बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का, जो बिहार के बैंकों में जमा है, इसको बाहर भेज दिया। जी बिल्कुल। तो जन स्वराज का जो विजन है कि श्रम का पलायन अगर रोकना है तो पूंजी का पलायन रोकना होगा, पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया उस दिन बिहार श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो जो ये पैसा अगर आप अब कहिए इसका असर जमीन पर क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए। अभी पहले घर आदमी कैसे बनाता था? 5 लाख रुपया बचाया, एक फ्लोर बनाया, लिंटर किया, फिर पैसा 2 बरस काम रोक दिया, फिर 2 बरस के बाद कुछ पैसा जमा किया, अगला कमरा बनाया। आज आपको अगर 25 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर एक बार बना लेते हैं, फिर उस पैसे को धीरे धीरे वापस करते हैं। तो अगर ये पूंजी सहज उपलब्ध हो जाए तो हजारों की संख्या में लोग घर बनाएंगे, लोग बिजनेस करेंगे, लोग अपना रोजी रोजगार करने लगेंगे। उससे बहुत बड़ा एक शुरुआती बूस्ट मिलेगा। जो लड़का आज बॉम्बे में, नोएडा में जाकर मकान में मिस्त्री का काम कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, पटना में करने लगे। बिल्कुल। तो जन स्वराज का जो मत है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो व्यवस्था पर बड़े होकर बोझ ना बने। 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो सरकारी नौकरी के भेड़ चाल में न पड़े, स्वयं स्वरोजगार की दिशा में बढ़े, खुद नौकरी पाए, खुद रोजगार करे और लोगों को रोजगार दे। और 60 साल से ऊपर की उम्र को ना आप पढ़ा सकते हैं ना रोजगार दे सकते हैं, उसको कम से कम 2,000 रुपया महीना दिया जाए। 2,000 रुपया, जो कि आज 400 रुपया पेंशन है, 2,000 रुपया दिया जाए ताकि उसको एक कम से कम डिग्निफाइड लाइफ जीने का, ये 3 पहले संकल्प है। तो ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे अगर 2,000 रुपया आपको बुजुर्गों को देना है तो बिहार सरकार पर टोटल वित्तीय भार आएगा करीब करीब 10,000 करोड़ का साल का। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। आपको क्या लगता है कि जो हमारे समाज में बुजुर्ग लोग हैं, जो सबसे कष्ट में जी रहे हैं, क्या हमको, आपको, सरकार को 10,000 करोड़ रुपया नहीं बचाना चाहिए कि जो गरीब महिला मजदूरी भी नहीं कर सकती है, आधे पेट खाकर सो रही है, उसके लिए इतना पैसा निकाला जाए?
क्या बिहार सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपया नहीं है? इससे ज्यादा पैसा तो पुल और सड़क में लोग चोरी कर रहे हैं। ठीक है प्रशांत जी, लेकिन एक सवाल यह पैदा होता है कि जितना आपने बताया, और सबसे बड़ी जरूरत लॉ एंड ऑर्डर। देखिए जब नीतीश कुमार, मैं एक सवाल, फालतू बात है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ नहीं लॉ एंड ऑर्डर है? अच्छा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज के जंगल राज में लालू जी के जमाने में कभी थी? मैं मानता हूं यहाँ चिल्लर टाइप के अपराधी हैं, डॉन नहीं है। हाँ, डॉन नहीं है जी। बॉम्बे में माफिया है, हाँ, यूपी में माफिया है, यूपी माफिया है, तो क्या वहां उद्योग धंधे नहीं लग रहे? लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी समाज ऐसा, वो पूरे बिहार समाज का एग्जिस्टेंस, सारा रिसोर्स, सारी ऊर्जा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च हो, ये मैं मानता ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एक साइड इशू है। लेकिन भाई आप इंडिया की छोड़ दीजिए, आप शिकागो चलिए, आप अमेरिका में चलिए, देखिए कितने लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जी। तो इससे क्या वहां विकास नहीं होगा? अभी तो ट्रंप पर ही गोली चल गई भाई, कहाँ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, एक पुलिसिंग जो है वो एक परमानेंट समाज की व्यवस्था है, उसको करना ही पड़ता है। बिहार में कहा जाता है योगी मॉडल लागू कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। योगी मॉडल को आप कितना परफेक्ट मानते हैं? भैया योगी मॉडल यूपी में काम ही नहीं कर रहा, उसको बिहार में काहे लागू कर दिया? अच्छा चलिए, आप देखिए शराबबंदी वाली बात, आपने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी जनसुराज की, 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर, हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, शराबबंदी आप खत्म कर देंगे। बिल्कुल। क्या फायदा होगा आपको? क्योंकि शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो शराबबंदी के जरिए, इसका कोई प्रमाण कहीं दुनिया में है नहीं। अलग अलग समय काल खंड में लोगों ने, सरकारों ने, महाराष्ट्र में तो अनबल क्रिएट हो गया, प्रयास किया। नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, अमेरिका में भी लागू करके देखा गया। प्रमाण ये है कि नहीं, इसके जरिए कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान है। दूसरी बात हम लोग बताते हैं, बिहार में नीतीश कुमार और उनके कुछ चेले चपाटे बताते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा। मैं 2 साल से कह रहा हूं, उससे पहले से कह रहा हूं कि गांधी जी ने अगर कहीं कहा है कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू सरकार को करना चाहिए, ये वाक्य मुझे दिखाइए, ये उनके शब्द सुनाइए, और मैं बिल्कुल नीतीश कुमार का चरण छूकर माफी मांगने को तैयार हूं। गांधी जी ने आज तक कहीं जीवन में ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी को एक सोशल एफर्ट के तौर पर देखा कि समाज को जगाइए, बताइए कि शराबबंदी की खामी क्या है, और शराबबंदी, ताकि शराब का कंजम्पशन कम हो। ये तो ऐसे हुआ कि गांधी जी ने यह भी कहा कि वेजिटेरियन होने के बड़े फायदे हैं, और सरकार कल नियम बना दे कि जो भी मांसाहार है, जो भी नॉन वेजिटेरियन, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी के बात को डिस्टॉर्ट करके लोग बता रहे हैं। तो पहली बात, दुनिया में कहीं इस बात का एविडेंस, प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए विकास हो सकता है। दूसरा, गांधी जी ने ऐसी कोई बात कही नहीं। तीसरी बात, शराबबंदी लागू है कहाँ? अगर एक बार को मान भी ले कि कुछ इसका फायदा है, तो फायदा तो तब होगा जब लागू होगा। दवा का फायदा है तो दवा खाइएगा तब तो फायदा होगा। शराबबंदी लागू नहीं है, शराब के दुकान बंद हो गए, होम डिलीवरी चालू हो गई। भाई टीवी बंद हो गया, यूट्यूब चालू हो गया, न्यूज तो चल ही रहा है, पुलिस वाले मालामाल हो गए, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट नहीं, उस पे आ रहा हूँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से डिलीवरी हो रही है। उसी तरह से ये नीतीश कुमार का होम डिलीवरी का मॉडल है, जिसमें दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। और इस पूरे निर्णय का असर क्या हुआ? हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य का 20,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट पुलिस वालों के पास, अफसरों के पास और माफियाओं के पास। बिल्कुल। और इस पूरे का जो कोलरेली नुकसान है जी, कि पूरा प्रशासन, पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही जी, पूरा पुलिस तंत्र शराबबंदी को लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको छिपाने, उसको फंसाने में लगा हुआ है। सामान्य पुलिसिंग का काम छोड़कर पूरा यही कर रहा है। तीसरी बात सुनिए, टोटल 6,36,000 केस हुए हैं शराबबंदी में अभी तक। 1,13,000 या 14,000 लोग अभी भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जितने लोगों पर केस हुआ और जिसके मुकाबले जितने लोग जेल में हैं, ये ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़े, दलित समाज के लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं। फाइनल बात, आपने इसको कहा महिला एम्पावरमेंट के नाम पर, तो भाई सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो महिला ही हो रही है इसमें। पुलिस वाले अगर आपको जाकर पकड़ लेंगे तो आपके घर की महिला बेचारी वकीलों के, थानों के चक्कर लगा रही है। तो ना इसका कोई प्रमाण है साइंटिफिक, ना इसका कोई गांधी जी जैसे बड़े लोगों का कहा गया मोरल आधार है, ना आप इसको लागू कर पा रहे हैं। बिहार का नुकसान हो रहा है अलग,
महिलाओं का कुछ फायदा नहीं हुआ, पूरी व्यवस्था प्रशासनिक और प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था ओवरलोड है, पूरे कोर्ट्स जो हैं ओवर क्लॉग्ड हैं शराबबंदी के केस से। वो तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि तो क्यों लागू कर रहे हो भाई? सिर्फ जिद है, राजा की जिद है कि हम इसको लागू करेंगे। चलिए देखिए, अब तो हम आते हैं, आपने कई नेताओं के साथ काम किया, लंबा इंटरव्यू हो रहा है लेकिन एक दो सवाल ले लेते हैं आखिर में। नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, राहुल गांधी के साथ काम किया, नीतीश कुमार के साथ काम किया, लालू यादव के साथ काम किया, जगन रेड्डी के साथ किया, स्टालिन के साथ किया, अरविंद केजरीवाल के साथ किया, इनमें सबसे ज्यादा विजनरी आपको कौन दिखाई पड़ा और सबसे कम विजनरी कौन दिखाई पड़ा? देखिए, ये बात लोग पूछते रहते हैं जी, नेताओं में कौन विजनरी है, कौन कम विजनरी है, ये आकलन करना मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन में एक फॉर्मूला रखता हूं जो मेरे बाबूजी ने मुझे बहुत पहले सिखाया है। जी, जब भी आप अपने से किसी बड़े से मिलिए जो समाज में किसी नजरिए से बड़ा है, मान लीजिए आप पत्रकार बड़े हैं, कोई नेता बड़ा है, कोई बिजनेसमैन बड़ा है, कोई शिक्षक बड़ा है, तो मेरे बाबूजी का कहना था कि सामान्यतः जब लोग मिलते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें कमी क्या है, आप ये देखिए कि इसमें अच्छाई क्या है। क्योंकि जिस आदमी ने भी कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात बिल्कुल होगी। तो मेरा अपना नजरिया ये रहा है कि जिसके साथ भी काम करें उससे देखें कि ये आदमी यहाँ क्यों पहुंचा है, कुछ तो अच्छी बात रही है, मैं उसको देखना चाहता हूँ और इस चीज को जीवन में एक मूल मंत्र की तरह मैंने इस्तेमाल किया है और मेरी तरक्की में उसका बड़ा योगदान है। मैं सीखता सबसे हूँ, तो मैं वो एक कंपैरिजन करना कि कौन विजनरी है कौन नहीं है, हर लीडर का। राहुल गांधी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है भाई, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए। क्या आपको लगता है राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन पाएंगे? जिसके साथ जनता खड़ी हो जाएगी वो चुनौती दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी को चुनौती तो होगी, ऑलरेडी चुनौती हो रही है, जनता चुनौती दे रही है, राहुल गांधी चुनौती नहीं दे रहे। अच्छा, जनता चुनौती दे रही है? बिल्कुल, जनता चुनौती दे रही है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के प्रयास से थोड़ी चुनौती हुई? जनता ने बीजेपी को उतारा है, जनता ने कांग्रेस को चढ़ाया नहीं है। प्रशांत जी, आजकल कई प्रेडिक्शंस आपके गलत भी साबित हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, आप चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता के सामने आए, आपने कई इंटरव्यूज दिए और आपने कहा कि एनडीए को तो मतलब बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत मिलेगा ही मिलेगा, 300 सीटें मिलेगी। आपने कहा बंगाल में ममता दीदी नंबर 2 होंगी, बीजेपी नंबर 1। हाँ, आंध्र प्रदेश में आपने सही कहा और उसके पीछे भी लोग कई कहानियां बताते हैं आईपैक की, आईपैक से आप कैसे अलग हुए, फिर वहाँ सो टाइम कंसल्टेंसी, रॉबिन शर्मा, चूंकि आपके साथ काम कर रहे थे इसलिए आपको जमीनी हकीकत का पता था। यह भी चर्चा होती है कि रॉबिन शर्मा को आप बिहार लेकर के आने वाले, जनसुराज से जोड़ने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शंस गलत कहाँ हो जाते हैं? क्योंकि आपको हेडलाइन चाहिए जी। आप लोकसभा चुनाव से पहले मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात यह कही कि इन चुनाव के बाद मोदी जी और भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी। जी, बनी है। जी, मैंने ये कहा कि मोदी की अपनी सपोर्ट बेस में, उनके सपोर्टर्स में सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है, वो लहर नहीं है जो 2019 में थी। ये बात भी सही साबित हुई। तीसरी बात मैंने कहा कि मोदी जी की जो अपनी स्थिति है, सिर्फ उनके नाम पर जो वोट पड़ जाता है वो नहीं होगा। चौथी बात मैंने कहा कि नीचे जमीन पर मोदी जी जब जीत कर चाहे जितनी सीट भी आए, चाहे 300 जीते, 350 जीते, 250 जीते, वो दूसरे टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। क्योंकि जमीन पर फार्मर डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, फार्मर्स की परेशानी और इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर विपक्ष कमजोर भी रहा तो जनता खड़ी हो जाएगी। एक और बात मैंने कही कि भाजपा की सरकार चाहे जितने सीटों से सरकार बनाए, वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी। वो भी वही हो रहा है। बिल्कुल। एक बात मैंने जो कही, जिस पर मैं अब आ रहा हूं, जो कि मुझे आप गलत बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि कमोबेश वही स्थिति रहेगी जो 2019 में रही है। और उसका मैंने कारण बताया कि नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को उतना नुकसान नहीं होगा और थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो साउथ और ईस्ट से बढ़ेगा। वोट शेयर के मामले में जो मैंने कहा था वही हुआ। भाजपा को जितना वोट शेयर 19 में आया था उतना ही वोट शेयर इस बार भी आया है। 35.1 इस बार आया है, पिछली बार 36 आया था। मैं कोई डेटा साइकोलॉजी नहीं करता हूँ, ये अपना मेरा एनालिसिस। बिल्कुल। मैंने उसके साथ जो गलत हुआ ये कहा कि अगर वोट शेयर वही है तो मोर और लेस उनको 300 सीट जो है वो आना चाहिए, वो नहीं आकर 240 आई, तो 50 सीट कम आया। ठीक है, वो गलती है और मैंने कैमरे पर आकर कहा कि गलती है, कोई भगवान तो है नहीं। बिल्कुल।
लेकिन जो पूरा आकलन है, आप उस पूरे आकलन को धोकर किनारे कर दिए। और 300 वाली बात याद है, बंगाल की जो आपने बात कही, इसी बंगाल में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी को 100 से कम सीट आएगी। जब मोदी कह रहे थे 200 आएगी, ठीक है जी। अब संभव है कि बीजेपी को 97 भी आ सकता था और 37 भी आ सकता था, 77 आया। स्टैटिस्टिक्स की एक सीमा है जी, आकलन की, एनालिसिस की, असेसमेंट की एक सीमा है। भगवान कोई नहीं है। आप किसी चीज का आकलन कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, उसको आप एकदम पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जनसुराज जीतेगा, लेकिन मैं आपको कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा, कितना भी कन्विक्शन होगा, ये नहीं कह सकता है कि इतनी ही सीटें आएंगी। मैं ये तो उस नतीजे से 2000 में जितनी सीटें मैंने कही उतनी नहीं आई, लेकिन बाकी सारा जो मैंने असेसमेंट किया वो बराबर ठीक बैठा है। जी जी। आपने एक बात कही कि आंध्र को लेकर ठीक हुआ, तो मैंने जो ईस्ट और साउथ को लेकर कहा था, जगन मोहन रेड्डी के लिए मैंने कहा था कि हार नहीं हो रही है, बहुत बड़ी हार हो रही है आज से 6 महीना पहले। और जगन मोहन रेड्डी को जीवन की सबसे बड़ी हार, किसी पार्टी की इतनी बड़ी हार ना हुई हो, उतनी बड़ी हार हुई है। बिल्कुल, उसी जगन मोहन रेड्डी को जिसे पिछली बार आपने जिताया था जी। जिताया क्या था, जिताने में मदद, हाँ जी, मदद आपने। और जो नाम लिया जी, मैं उस विधायक को 2 वर्ष पहले छोड़ चुका हूं, और आज करीब 20,000 से ज्यादा लड़के हैं जो अलग अलग फॉर्मेशंस में काम कर रहे हैं। सारे लोग यही कहते हैं प्रशांत किशोर का जूनियर हूं। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ मैंने काम किया है। कोई कांग्रेस के साथ काम कर रहा है, वो भी प्रशांत किशोर के साथ काम किया है। बीजेपी के जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ काम किया है। जगन मोहन रेड्डी के साथ जो काम कर रहे थे वो भी मेरे ही साथ काम करने वाले लड़के हैं। जो चंद्रबाबू नायडू के साथ काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ ही काम करने वाले लड़के हैं। तो मैं उस विधायक को छोड़ चुका हूं और मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। 2 बरस से कम आप ये तो देख रहे हैं कि मैं पटना भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, मैं गांव में रहता हूं। तो आप कौन क्या कर रहा है, वो लड़के स्वतंत्र हैं और वो सब मेरे से ज्यादा काबिल हैं। जो लड़के काम कर रहे हैं वो सब मेरे से बहुत ज्यादा काबिल हैं। लेकिन मान लीजिए कि सुनील गावस्कर ने क्रिकेट खेली, वो संन्यास ले लिए 10,000 रन बनाकर, कोई आकर 15,000 भी बनाएगा, कोई विराट कोहली भी आएगा। हम तो ना रोक सकते हैं ना रोकना चाहिए जी। बिल्कुल, वो उनकी क्षमता है, मेरी उनको शुभकामना है, वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है। उस विधा को शुरू करने वाले, उस विधा का एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर हैं, रहेंगे। किसी का किया हुआ काम आज चाहे 1,000 यूट्यूबर्स पटना में आ जाए, लोग यही कहेंगे कि सबसे बड़ा इसमें ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटी ही है। बिल्कुल, वो आपका अपना पुरुषार्थ है, पराक्रम, वो कोई आपसे ले नहीं सकता है। तो मैं इतना इनसिक्योर आदमी नहीं हूं। अगर इतना इनसिक्योर होता तो जो व्यवस्था बनाई थी उसका कंट्रोल, उसका शेयर होल्डिंग, उसका मालिकाना हक मैं अपने पास रखता। आप तो वो बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि ये कोई व्यवस्था मेरी नहीं है। मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया, देश को ये दिखाया कि ये भी एक तरीका है। बिल्कुल, और उसको छोड़ दिया कि जिसमें काबिलियत है वो करो। और मैं उसको छोड़कर एक नई चीज, नई विधा बनाने में लगा हुआ हूं। और एक ही संकल्प है, अपने जीवन काल में इस बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। राजनीतिक परिवर्तन नहीं, लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आए, इसी संकल्प को लेकर अपने जो भी मेरा अनुभव है, संसाधन है, मेरे पास ताकत है, बुद्धि है, वो सब कुछ मैंने दांव पर लगाया है। और चुनाव का परिणाम कुछ भी हो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2 बरस लगे या 10 बरस, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे। अगर इस बार सफलता नहीं मिली, फिर से एक बार पैदल चलना पड़ा तो भी चलेंगे। जब तक बिहार के लोगों को जगाएंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक मानने वाले। तो देखिए, जब तक बिहार को जगाएंगे नहीं, आमूल चूल परिवर्तन की बात करें प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ाना तो आता ही है, इस बार लड़ रहे हैं और बिहार विकल्प तलाश रहा है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। तो आगे भी प्रशांत किशोर जी से हम मिलते रहेंगे। आपको यह वार्ता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चलते चलते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।